बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिक्स अर्थात व्यवसायिक सांख्यिकी। यह बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है और अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो है। सब्जेक्ट है व्यवसायिक सांख्यिकी। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिजनेस स्टैटिस्टिक। ठीक है, बिजनेस स्टैटिक्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सांख्यिकी का प्रयोग तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सांख्यिकी में ये होता है कि आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसको अंग्रेजी में स्टैटिक शब्द कहा गया। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, पहले ये जानिए। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? लैटिन भाषा के एक स्टेटस शब्द से हुई। स्टेटस शब्द से, किस शब्द से? स्टेटस शब्द से। स्टेटस का मतलब होता क्या है? स्टेटस का प्रयोग राज्य के लिए किया जाता है। किसके लिए? राज्य के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में जो स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता था, वहां राजाओं महाराजाओं का शासन काल था, तो उनकी राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती थी कि राज्य में कितने सैनिक हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने शस्त्र हैं, कितने कोषागार में धन है। इसके लिए स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता। मतलब एक राजा का राज्य का शासनकाल या राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता था। जो लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से ये बना हुआ है, इसको अन्य जर्मन विद्वान कुछ अलग कह रहे हैं। इटालियन भाषा में इसको स्टेटो कहा जाता है, जैसे लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है? स्टेटस कहा जाता है। तो उसी तरह जर्मन में इसको स्टेटो कहा जाता है, इटालियन में कुछ और कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया। अब सही मायने में इसकी उत्पत्ति कब हुई? सही मायने में इसकी उत्पत्ति 15वीं जो शताब्दी है, 15वीं शताब्दी में सही मायने में इसकी उत्पत्ति है। प्रश्न यह है कि सांख्यिकी का प्रयोग कुछ ग्रंथ है हमारे, कुछ पुस्तक हैं, उसमें भी मिलता है। जैसे विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है हैमलेट, उसमें भी सांख्यिकी का प्रयोग मिलता है। उसी तरह एक जॉन मिल्टन की पुस्तक है जिसका नाम, एक महाकाव्य है, उसका नाम है पैराडाइज पेगोड या पैराडाइज रिंगेड भी कहा जाता है। इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन इसका विकास जो है 15वीं शताब्दी में के बाद हुआ। सही मायने में माना जाए कि सांख्यिकी का आविष्कार, सांख्यिकी की उत्पत्ति देश में जब औद्योगिक क्रांति हुई तब से हुआ। लेकिन इसके जन्मदाता कौन है, ये भी ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि आज व्यवसायिक सांख्यिकी के टॉपिक में हम यह पढ़ रहे हैं कि सांख्यिकी एक परिचय, आज की वीडियो में केवल यही रहेगा कि सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन, परिचय, क्योंकि थ्योरेटिकल में इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आऊँगा। तो हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सांख्यिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 15वीं शताब्दी से हुई। इसके जो जन्मदाता हैं 1749 ईस्वी में एक विद्वान थे जिनका नाम था गॉडफ्राइड एकेनवाल।
एकेनवाल, ये इसके आविष्कारकर्ता, इन्होंने सांख्यिकी की खोज की थी। यह जो गॉटफ्राइड एकेनवाल है, ये एक जर्मन विद्वान है। जर्मन विद्वान का मतलब जर्मनी के रहने वाले। इन्होंने सांख्यिकी की खोज की। अभी मैं आपको बताया कि सही मायने में सांख्यिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जब और देश में औद्योगिक क्रांति हुई। कब हुई? औद्योगिक क्रांति हुई, वहां से सांख्यिकी का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। तो ये तो था सांख्यिकी की उत्पत्ति के बारे में, किसने खोज की, कब की। प्रश्न ये भी आता है कि सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी का अर्थ समंकों से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? समंक। समंक मतलब एक संख्या से, जहां पर किसी भी प्रकार के आंकड़ों को एकत्र किया जाता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, और उसका एकत्र करने के बाद से उसका प्रयोग किया जाता है, माने उसका कलेक्शन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, और उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। अब चाहे जैसे भी करें, तो वही हमारी सांख्यिकी। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, संख्या शास्त्री जो हमारे कहते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग सांख्यिकी विधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस संबंध में सांख्यिकी के जो भी अर्थशास्त्र संख्या शास्त्री हैं, इन्होंने इसकी परिभाषाएं दो रूप में दी। एक सांख्यिकी एक वचन के रूप में, और सांख्यिकी एक बहुवचन के रूप में। मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में सांख्यिकी की व्याख्या की गई। अब एक वचन और बहुवचन क्या है? एक वचन का मतलब है कि जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, और बहुवचन का मतलब है कि आधुनिक अर्थशास्त्री थे। प्राचीन अर्थशास्त्रियों में कौन कौन से अर्थशास्त्री आएंगे? हेरोसिक्रेट्स आएगा, वेबस्टर है, ठीक है ना, एकेनवाल है। ये लोग एक वचन सांख्यिकी के रूप में। बहुवचन में कौन से आएंगे? सबसे फेमस है डॉक्टर बाउले, ठीक ना, वाडिंगटन। सांख्यिकी के इन्होंने परिभाषाएं भी बहुत सारी दी हैं। तो हम डायरेक्ट आधुनिक सांख्यिकी में आते हैं। जैसे डॉक्टर बाउले कहते हैं कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। क्या कहे? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है डेफिनेशन। इसी तरह वाडिंगटन कहते हैं सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है। हम प्रश्न यहाँ पे आते हैं कि सांख्यिकी है क्या? कि देश में किसी भी प्रकार के, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी, जब वह किसी भी प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करता है, एकत्र करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करता है, एकत्र करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करता है, उसका वर्गीकरण व सारणीयन करता है, उसको सही ढंग से प्रेजेंटेशन करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, निर्वचन करता है, तो वही हमारी सांख्यिकी। जैसे देखिए, अभी 2021 में जनगणना देश में होने जा रही है, तो ये क्या है? सांख्यिकी। इसमें क्या किया जाएगी? पूरे देश में कितनी आबादी है, कितने महिला है, कितनी पुरुष है, कितनी साक्षरता है, ठीक ना, कितनी गरीबी अमीरी है, ठीक ना, कितने रोजगार बेरोजगार है, इस तरह के आंकड़े इसमें एकत्र किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम किसी भी प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करते हैं, सूचनाओं को एकत्र करते हैं, और उसका हम उपयोग भी करते हैं, और उसको करने में सांख्यिकी विधियों का या उसकी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, और उसे एक निश्चित परिणाम भी प्राप्त करते हैं, तो यही सांख्यिकी है। अर्थात इसमें होता क्या है? समस्त प्रकार की गणती क्रियाएं, जहां पर गणना से संबंधित
अर्थात गणित से संबंधित जितनी भी गणितीय क्रियाएं की जाती हैं तो उसी को सांख्यिकी कहा जाता है। सांख्यिकी में जो समंक होते हैं, कहीं कहीं इसका यूज समंकों के नाम से होगा, आंकड़े के नाम से होगा, डाटा के नाम से होगा, ठीक ना, और सूचना के माध्यम से होगा। ये सारे शब्द एक ही शब्द है। एक ही शब्द का मतलब जब किसी भी प्रकार की सूचना एकत्र करते हैं, आंकड़ा एकत्र करते हैं, समंक एकत्र करते हैं, सूचनाएं एकत्र करते हैं, तो ही हमारी सांख्यिकी। ये सब एक ही वर्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सांख्यिकी की विशेषता क्या है। सांख्यिकी की विशेषता हम कैसे पहचानेंगे कि सांख्यिकी है? सांख्यिकी की क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या उसमें ऐसे गुण होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए जिससे पहचाना जा सके कि यह सांख्यिकी है? पहला है समंक जो होते हैं तथ्यों के समूह होते हैं। पहला क्या है? समंक तथ्यों के समूह होते हैं। समूह होते, तथ्यों का समूह होने का मतलब ये है कि सांख्यिकी में गणनाओं का काम किया जाता है, आंकड़ों का काम किया जाता है। और आंकड़े कितने होते हैं? केवल 10 होते हैं, 0 से लेकर 10 तक। जितनी भी प्रकार की हम गणितीय क्रियाएं करते हैं, उस गणितीय क्रिया में कोई एक आंकड़ों का प्रयोग नहीं करते, हम समस्त आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। जब तक ये 10 संख्या पूरे एक समूह में नहीं होती हैं, जैसे देखते होंगे वो संख्याएं हैं क्या, 0 1 2 3, ठीक ना, 4 5 6 7 8 9, बस इतनी संख्याएं। ये क्या है? तथ्यों के समूह है। जब तक ये सारी संख्याएं नहीं मिलकर किसी भी प्रकार की गणितीय क्रिया करेगी, कोई कार्य करेगा, ठीक ना, किसी भी प्रकार के आंकड़े एकत्र नहीं करेगा, तब तो वो सांख्यिकी नहीं। अर्थात ये सारे आंकड़े एक समूह में होते हैं। अकेले कोई भी संख्या किसी भी प्रकार की गणितीय क्रिया को नहीं कर सकता। दूसरा है समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं। संख्यात्मक तथ्य होते हैं। प्रश्न यह है कि समंक संख्यात्मक तथ्य का मतलब क्या है? तथ्य दो तरीके से होते हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक। सांख्यिकी में उन्हीं तथ्यों का प्रयोग किया जाता है जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके, जैसे 2000, 4000, 10,000, 5,000, 100, 200, 10, 20। ये क्या है? संख्यात्मक तथ्य। गुणात्मक तथ्य का मतलब है किसी व्यक्ति की सुंदरता, अच्छाई, बुराई, चरित्र, ये गुणात्मक तथ्य है, मतलब उसके गुणों की विशेषता को प्रकट करता है। तो गुणात्मक तथ्यों का प्रयोग सांख्यिकी में नहीं किया जाता है। केवल संख्यात्मक, जिसे हम परसेंटेज में, संख्याओं में व्यक्त कर सकें, तो उसे संख्यात्मक तथ्य कहा जाता है। तो समंक क्या होते हैं? संख्यात्मक तथ्य होते हैं। अर्थात सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगला, समंक एक निर्धारित सीमा तक, निर्धारित सीमा तक प्रभावित होते हैं। समंक एक निर्धारित सीमा तक प्रभावित होते हैं का मतलब है कि इसका प्रयोग हम एक सीमा तक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मर्जी है वो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात उसका कुछ निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि वो आंकड़े यहाँ से यहीं तक प्रयोग किए जा सकते हैं, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसकी एक सीमा तक ही प्रभावित करते हैं। अगला इसमें आपका है, इसमें इसका उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। उद्देश्य जो है पूर्व निर्धारित होता है। मतलब कि जो भी हम सांख्यिकी में गणितीय क्रिया करते हैं वो किसी निश्चित उद्देश्य या विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मर्जी है वो करते रहें। इसमें किसी लक्ष्य को प्राप्त, जैसे हम सवाल लगा रहे हैं तो सवाल लगाने का कुछ उद्देश्य होगा। एक शहर या गांव की जनगणना कर रहे हैं, उसके भी पीछे कुछ उद्देश्य होगा।
कितने भूमि कृषि है, कितनी प्रति है, इसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, ये भी इसका भी कुछ उद्देश्य है। देश में कितने रोजगार बेरोजगार है, इसका भी कुछ उद्देश्य है, मैंने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला, जो भी समंक है, समंकों में शुद्धता होती है, शुद्धता होती है। इसका मतलब है कि जो भी हम गणितीय क्रिया करते हैं वो शुद्धता के साथ निश्चित वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कुछ उसका परिणाम भी प्राप्त करते हैं, और वह परिणाम शुद्ध होता है और हम उसी पर निर्भर होते हैं। जैसे हम एग्जाम दिए तो एग्जाम देने का परिणाम दो ही होता है, पास नहीं तो फेल। ठीक है। अब पास में भी बहुत अच्छा बहुत खराब कई कैटेगरियां हैं, तो वो तो आगे का। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम गणितीय क्रिया करते हैं उसका कुछ न कुछ रिजल्ट होता है, इसलिए उस रिजल्ट पर विश्वास किया जा सकता है, उसमें शुद्धता होती है। ठीक है। अगला, जो भी समंक है तुलनीय होते, तुलनीय होते। अब तुलनीय क्या होता है? तुलनीय माने कंपैरिजन, तुलना करना, अर्थात दोनों में क्या अंतर है। अर्थात जब दो या दो से अधिक आंकड़े हम एकत्र करते हैं तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि भाई इनके द्वारा किया गया क्या क्या रिस्पॉन्स है, इनके द्वारा किया। जैसे मान लीजिए दो ही स्टूडेंट हैं, आप लोग दोनों लोग पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहा है दूसरा भी पढ़ रहा है, एक अच्छा नंबर पाया एक कम नंबर पाया, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या है, वो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला है, वो क्या है, कमजोर है, अर्थात उसको और पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस तरह के जो भी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जितने भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आंकड़े एकत्र किए हैं, कौन उसमें बेहतर रिस्पांस वाला है, कौन कम रिस्पांस वाला है, कौन एकदम खराब स्थिति है। यही इसकी हमारी विशेषताएं होती हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, तब आप और आगे का भी टॉपिक बता दें। नोट करिए, तो मिटा रहे हैं अभी। हाँ बच्चों, तो नोट कर लिए आप लोग। अगला प्रश्न है सांख्यिकी कला है या विज्ञान। ये टॉपिक हमारा है सांख्यिकी के स्वभाव, इसी को प्रकृति भी कहा जाता है। ठीक है। सांख्यिकी के स्वभाव दो तरीके से होते हैं, इसके नेचर दो टाइप के होते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, और सांख्यिकी एक कला के रूप में, कला के रूप में। सांख्यिकी के प्रकृति दो होते हैं, इसके स्वभाव नेचर दो टाइप के होते हैं कि सांख्यिकी को कुछ विद्वानों के द्वारा कला भी माना गया, कुछ के द्वारा विज्ञान भी माना गया। प्रश्न यह है कि विज्ञान किस रूप में है। जब किसी नवीन ज्ञान की खोज की जाती है तो ही विज्ञान कहलाता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसमें किसी निश्चित कारण और परिणाम का संबंध हो, ऐसा ज्ञान जिसमें किसी निश्चित कारण और परिणाम का संबंध हो, जिसके नियम सर्वमान्य हो, अर्थात सभी जगह एक समान रूप से लागू किए जाते हैं, तो ऐसे ज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है, जिसमें किसी नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। सांख्यिकी में क्या होता है, नई नई जानकारियां, नई नई विधियां, नए नए प्रकार की गणितीय क्रियाएं करने का कार्य किया जाता है। कला किस रूप में है। कला में क्या होता है कि जब हम किसी कार्य को विशेष ज्ञान, योग्यता, दक्षता, प्रशिक्षण के द्वारा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि चलिए एक पेज लिखिए, ऐसे ऐसे 4 बच्चों से कहा गया, तो चारों में एक बच्चा जो होगा बहुत अच्छा लिखा रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसने निरंतर अभ्यास किया है, निरंतर उसने प्रैक्टिस किया है, उसके अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा वो बेहतर से बेहतर कार्य किया है। तो कहने का मतलब है जब किसी विशेष ज्ञान, योग्यता, शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुभव के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं तो उसे कला कहा जाता है। तो सांख्यिकी के स्वभाव को हमने 2 भागों में बांटा है,
विज्ञान के रूप में, कला के रूप में। लेकिन सांख्यिकी कला के रूप में होता है कि विज्ञान के रूप में होता है, तो आपसे बता दिया जाए कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों होता है। ठीक है। अब बारी आती है सांख्यिकी के महत्व की। सांख्यिकी के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सांख्यिकी का महत्व अर्थात इसका उपयोग, प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र में, ठीक ना, अर्थशास्त्र में किया जाता है, नियोजन के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, और किस क्षेत्रों में किया जाता है, व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। इस सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है, अर्थात जिसमें समस्त प्रकार की मौद्रिक अर्थात आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जहां आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी वहां गणितीय भी क्रियाएं की जाएंगी, इसलिए सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, किसी भी कार्य को हम कब कैसे किस ढंग से करें, ये प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग करने में भी हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है, हमें योजना बनाने में भी आंकड़ों की आवश्यकता होती है, और जहां आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा वहां सांख्यिकी होगा। विज्ञान, किसी नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं आती है, जैसे जीव, वनस्पति, रसायन, ठीक ना, गणित भी आ जाता है, या गणित अपना सेपरेट सब्जेक्ट भी होता है। तो इसमें क्या है, समस्त प्रकार की इसमें भी गणितीय क्रियाएं की जाती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस साइंस के भी क्षेत्र में। व्यापार, बिजनेस में क्या होता है, लेन देन, ट्रांजैक्शंस, खरीद बिक्री होता है, उसके कार्य के लिए हमें सांख्यिकी आंकड़ों का अनुमान जरूरी है। सांख्यिकी आंकड़ों की सहायता से हम बिजनेस में व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इसलिए सांख्यिकी का प्रयोग व्यापार के क्षेत्रों में भी किया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े थोड़े टॉपिक आप लोग केवल रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि मेन तो टारगेट है आप लोग का क्वेश्चन हल करना, फार्मूला बताना। तो अभी बेसिक है, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देना जरूरी है, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि डायरेक्ट सीरीज से शुरू करें कि श्रेणियाँ, और उसके बाद से जो मेन, मीडियम और स्टैंडर्ड टेंडेंसी वगैरह है ये सब शुरू किया जाए। आइए एक और टॉपिक बता रहे हैं, सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी के कार्य, सांख्यिकी जो हमारा है ये कौन कौन सा कार्य करता है, इसके फंक्शन क्या है, ये कौन सा काम करता है। सबसे पहला काम करता है कि यह तथ्यों को सरल बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? तथ्यों को सरल बनाने का कार्य, कि जितने भी गणितीय क्रियाएं में बड़े बड़े आंकड़े हैं, बड़े बड़े लेन देन है, उनको क्या करता है, ये संक्षिप्त बनाता है। देखते होंगे सांख्यिकी के द्वारा ही, जैसे टूर्नामेंट मैच चलता रहता है, तो मैच चलता रहता है तो बॉलर का जो बॉलर हो या बैट्समैन किस रेशियो से खेलता है, उसे वो ग्राफ पर दिखाता है, और ग्राफ इतना अट्रैक्टिव होता है कि एक बार में ही आदमी को समझ में आ जाता है। उसी तरह एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो कहाँ उसका लाइन ऑफ लेंथ है, कैसे गिर रहा है, कैसे टर्न कर रहा है, वो भी फिगर में दिखाता है। तो क्या है, ऐसे देखेंगे तो कम समझ में आएगा, लेकिन वो ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सबसे बेहतर बॉलर है। उसी तरह सांख्यिकी क्या है, किसी भी तथ्य जो होते हैं उसको क्या करता है, सरल बनाने का कार्य करता है। ऐसा बनाता है कि किसी भी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्या है, यह तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि ये कंपैरिजन करने का कार्य करता है। जहां मान लीजिए 2 या 4 बिजनेस चल रहे हैं, 2 या अधिक से व्यक्ति कार्य कर रहे हैं,
उन दोनों में कंपेयर करता है। जैसे अभी क्रिकेट की बात की, क्रिकेट में जब कई बॉलर फेंक रहे होते हैं तो उसमें सबसे बेहतर कौन है, खराब कौन है, ये शो करता है, सांख्यिकी बताने का कार्य करता है। किसका ग्राफ ऊपर है, किसका ग्राफ नीचे है, इस सांख्यिकी के द्वारा ही होता है। अगला है तथ्यों के संबंधों का अध्ययन। संबंधों का अध्ययन, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके रिलेशनशिप को ये ज्ञात करता है। ठीक है, जैसे दो कारोबार, दो बिजनेस या दो व्यक्तियों से लेन देन किया जा रहा है, उसमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उनके रिलेशनशिप को सांख्यिकी क्या करता है, स्पष्ट करता है। और क्या करता है, यह व्यक्ति की अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करता है। अनुभव ज्ञान में वृद्धि करता है। यह सांख्यिकी का निरंतर प्रयोग करने से, देखे होंगे कि जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके माइंड थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि उसकी गहराइयों तक पहुंचते हैं वो सब। तो उसी तरह है कि सांख्यिकी का जो निरंतर अभ्यास कर रहा है, यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उसके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है, उसका ज्ञान थोड़ा सा इंक्रीज करता है। अगला क्या है, यह नीति निर्धारित करता है। नीति निर्धारित करता है, नहीं किसी भी प्रकार की यह पॉलिसी जब बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसमें सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला, इसमें निश्चित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। सिद्धांतों का पालन किया जाता है, मतलब सांख्यिकी के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके आधार पर कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना नियम सिद्धांत का कार्य किया जाता है, उसको सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक ढंग से ही कार्य किया जाता है। तो ये तो था आपका सांख्यिकी। एक और भी कार्य है, ये संख्यात्मक रूप में आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, यह भविष्य का पूर्वानुमान लगाता है, और भी सारे इसके कार्य हैं। तो आज के वीडियो में केवल बेसिक इंट्रोडक्शन ही सांख्यिकी के बारे में। इसके बाद से अगले वीडियो में अगला टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखें तो लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप फिर मिल सके। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।